आज का हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। जब भी कभी कोई टूर्नामेंट होता है या कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है तो हमें उसको मैनेज करने के लिए प्लानिंग से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हमें पहले से सोचना पड़ता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग कोई भी वो एक प्रोसेस है जिससे हम फर्दर हमारा क्या एक्शन होने वाला है, हम उसको कैसे करेंगे, वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है। जैसे इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। वो सब कुछ यहाँ डिसाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्लानिंग क्यों करना चाहिए, प्लानिंग का कोई ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ये हो जाता है कि हमें अपना गोल समझ में आ जाता है, राइट? ठीक है, पैसा कितना लगना है वो समझ में आ जाता है। लास्ट मिनट में हमें कोई हैसल ना हो, हमें जो एक प्रेशर ना आए कि हम क्या करेंगे, अब लास्ट मिनट है। तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। जो भी हमारी पॉलिसीज हैं उनको हम कैसे बनाएं, उनको हम कैसे डेवलप करें, उनको हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, वो हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। हमारी काम करने की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है। और हमारा पूरा A to Z स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमारा कंट्रोल होता है अपने काम पर। और हमें गलतियां हमारी बहुत कम होती हैं, तो हम एक कहते हैं ना, रिड्यूसेस चांस ऑफ मिस्टेक। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जो काम हम करने जा रहे हैं वो बेस्ट एक्सिक्यूट कर पाते हैं। तो जब हम कमेटी जब प्लानिंग करते हैं तो हम सबसे पहले कमिटीज बनाते हैं जो उस स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। तो इस कमेटी में हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ध्यान रखना होता है। पहला, टूर्नामेंट डायरेक्टर। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एंड तीसरा हमारा बच जाता है यहाँ पर, दैट इज, यस, तीसरा हमारा बन जाता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बेसिकली ये फील्ड में काम करने वाले हैं। ठीक है। पहले दो कमेटीज थोड़ा सा प्लानिंग पार्ट में उनका ज्यादा है, बट वर्किंग पार्ट ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है। इसमें हम एक्रीडिटेशन कमेटी रखेंगे, फाइनेंस कमेटी रखेंगे, सो दैट वो सारा बजट के बारे में सोच सके। पब्लिसिटी कमेटी रखेंगे जो ये पब्लिसिटी करेगा कि कौन सा स्पोर्ट्स कब कहाँ होने वाला है। प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी रखेंगे जिसका काम है कि जो टीम जीतती है, विनर बनती है, उसको कौन से प्राइजेस देने हैं, सर्टिफिकेट्स देने हैं, मोमेंटोज देने हैं, ट्रॉफीज देनी है, वो ये सब कुछ उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स खेलते समय हमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है। वो ध्यान रखते हैं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिफ्रेशमेंट देना है, स्पेक्टेटर्स को देना है, प्लेयर्स को देना है, उसका काम करेंगे रिफ्रेशमेंट कमेटी, राइट? इसके अलावा जब भी कोई स्पोर्ट्स शुरू होता है तो वो एक ओपनिंग सेरेमनी से शुरू होता है और एंड होता है एक क्लोजिंग सेरेमनी से। और इसके लिए अलग अलग इवेंट्स तैयार किए जाते हैं, डेकोरेशंस की जाती हैं, जो सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी देखती है। अच्छा, अगर मान लो स्पोर्ट्स चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो समटाइम्स कोई एक किसी को इंजरी हो जाती है। तो फॉर दैट वी हैव फर्स्ट एड कमेटी जो फर्स्ट इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है जो प्लेयर्स को कहाँ पे रखना है, वो स्टे कहाँ करेंगे, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम करती है। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो बसेस सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा चार्ज संभालती है, प्लेयर्स को स्टेडियम तक लेके आना, वापस उनके स्टे तक लेके जाना, ये सारा काम देखती है। रिसेप्शन कमेटी जो सबसे पहले आती है, जिसका काम होता है टू रिसीव द टीम्स, उनको उनके जो इनरोलमेंट्स नंबर देना, वो सारा काम करती है। कमेटी फॉर ऑफिशियल ये थोड़ा सा क्लरिकल काम, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग काम, ये सारा कुछ करती है। इन्हीं को सपोर्ट करती है इंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, राइट? तो इतने सारे यहाँ पे कमेटीज हैं जो सपोर्ट करती है टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट। अब जब भी कोई भी कमेटी अगर कोई भी जो अपनी ड्यूटीज करती है तो वो तीन फेजेस में करती है। जैसे पहला फेज है टूर्नामेंट से पहले। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमेटीज की कैसे आ जाती है? टूर्नामेंट से पहले उनको क्या करना है, टूर्नामेंट के ड्यूरेशन में क्या करना है, और टूर्नामेंट के बाद क्या करना है। तो टूर्नामेंट के पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज करते हैं,
बजट्स बनाते हैं, वेरियस कमिटीज बनाते हैं, हम उनके बीच में ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं, प्राइज मोमेंटोस वगैरह खरीद के रखते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए जगह डिसाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अरेंजमेंट रखते हैं, और साथ में हम जो ऑफिशिएटिंग टीम है उनको भी हम अरेंज रखते हैं। अब सपोज करो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, टूर्नामेंट का दिन है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि चेक करते हैं, जो कमिटीज होते हैं वो ये चेक करते हैं कि जो अरेंजमेंट्स हमने किया है, स्पेशली जैसे ओपनिंग क्लोजिंग जो भी सेरेमनी है, तो शुरू हो गया है तो ओपनिंग सेरेमनी ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो टीम्स आ रही है वो एलिजिबिलिटी वो कर रहा है या नहीं, वो उनकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है ना। और जो टूर्नामेंट हमने जिस शेड्यूल से बनाया है, क्या वो शेड्यूल से चल रही है, वैसे ही गेम्स चल रहे हैं या नहीं हो रहा। साथ में जो ऑफिशिएटिंग स्टाफ है वो उनको सपोर्ट करना, उन तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, रिकॉर्ड्स बनाना, और अरेंजमेंट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट्स का भी देखना, क्योंकि उस दिन टूर्नामेंट चल रहा है तो वी हैव टू प्रोवाइड द रिफ्रेशमेंट टू देम। उसके अलावा अगर कभी कोई इमरजेंसी है या बीच में जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अनाउंसमेंट भी साथ के साथ करते रहना है, सो दैट स्टेडियम में बैठे जो स्पेक्टेटर्स है उन्हें भी पता लगे, है ना। और साथ में जो हर दिन की जो रिपोर्ट है वो मीडिया को देना। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अब हमें क्या करना है। अब जो भी टीम्स आई हैं उनके चेकआउट्स के बारे में देखना है, उनका कोई रिफंड है, पैसा है वो वापस करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एंड में होता है वो करना है, राइट, ठीक है। प्रेस मीडिया को रिपोर्ट्स देनी है, पेमेंट्स करनी है सबको, डिफरेंट डिफरेंट जो बिल पेमेंट्स करनी है, ड्यूज क्लियर करनी है, ठीक है। फाइनेंस की एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, और फाइनली जितनी भी रिपोर्ट्स हमने बनाया है वो सभी को सेव करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जब काम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड करते हैं इस तरीके से। अब जो टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट क्या है, ये एक कंपटीशन है बिटवीन वेरियस टीम्स, और इसको सीक्वेंस में खेला जाता है, एक फिक्स शेड्यूल में खेला जाता है, ताकि हम विनर रनर इसमें से निकाल सके। अब बेसिकली टूर्नामेंट चार तरीके के होते हैं, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, ये एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है जिसमें हारने वाली टीम को आउट कर दिया जाता है और जो विनर होती है वही आगे प्रोसीड करती है। इसमें हम तीन पढ़ेंगे, मैं फिक्सर वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, और एक कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, ठीक है, ये हम करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट जिसको हम कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट वो होता है जो जिसमें एलिमिनेशन नहीं है। तो इसमें हमारे पास मैथड्स हैं, साइक्लिक मैथड है, स्टेयरकेस मैथड है, टेबुलर मैथड है ना। और डबल लीग टूर्नामेंट जो दो बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेम ऐसा ही नॉकआउट भी होता है, सिंगल नॉकआउट और फिर डबल नॉकआउट, है ना। वैसे यहाँ पे भी लीग टूर्नामेंट वो सिंगल भी होगा और डबल भी है। तो जो सिंगल और डबल है, यहाँ पे लीग टूर्नामेंट में मेन चीज क्या सेम है कि यहाँ पे कोई भी एलिमिनेट नहीं होने वाला। इसके अलावा कभी कभी ना हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करते हैं, जैसे हम कुछ राउंड्स, स्टार्टिंग 3-4 राउंड्स हम सपोज करो नॉकआउट कर रहे हैं, बाद में भी फिर हम नॉकआउट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉकआउट कम नॉकआउट। या फिर स्टार्टिंग फ्यू राउंड्स भी लीग हैं और लास्ट में सेमीफाइनल फाइनल भी लीग चल रहा है, तो लीग कम लीग। या फिर शुरू के राउंड्स नॉकआउट है लेकिन लास्ट में सेमीफाइनल फाइनल हम लीग मैच कर रहे हैं, तो नॉकआउट कम लीग, या वाइस वर्सा, लीग कम नॉकआउट। फिर जो फोर्थ हमारा टूर्नामेंट है वो है चैलेंजिंग टूर्नामेंट। इसमें सबसे कम रूल रेगुलेशन है, बट मनी इसमें बहुत ज्यादा है, और इसमें बहुत वेराइटीज हैं। इसमें एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और इसमें टीम लेवल पे भी हो सकता है। इसमें लेडर टूर्नामेंट, पिरामिड टूर्नामेंट्स, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स, ये अलग अलग चैलेंजिंग तरीके हैं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम विनर या रनर के लिए नहीं खेलते, इन्हें हम सपोर्टिव दूसरे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे, ये स्कूल कॉलेजेस करवाते हैं, और इसमें कई सारे गेम्स आते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाता है एथलेटिक इवेंट्स है, फुटबॉल है, थ्रो बॉल है, बास्केटबॉल है, रेस, खो खो, कबड्डी, एटसेट्रा। और इसमें हम स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो वेरियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, मास पार्टिसिपेशन करें। एक्चुअली हम चाहते क्या है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, सो दैट वो अपना फिजिकल फिटनेस, अपना सोशल क्वालिटीज को भी अलोंग विथ स्टडीज वो इनकलकेट कर सकें, उसको डेवलप कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक आता है हेल्थ रन। जो हेल्थ रन है उसका पर्पस होता है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं
किसी की वी शुड हैव अ गुड हेल्थ, हमें एक्सरसाइजेस करना चाहिए, हमें हेल्थी डाइट लेना चाहिए, फोकस होता है कि हमें गुड हेल्थ चाहिए। अब इसको करेगा कौन? इसको बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं इसको। अपना हेल्थ डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, एनजीओज कर सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं। तो ये लोगों को अवेयर करना है। अब हमारे पास है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का मतलब है कि बाई कोई एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस समय लोगों को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अवेयर करना होता है। जैसे सपोज करो एड्स है, या कैंसर है, या कोई फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक है ना। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि बेसिकली यहाँ पे टारगेट क्या है? फंड इकट्ठा कर, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, साथ में फंड इकट्ठा होगा, सो दैट हम जो भी लोग जिन्हें जरूरत है उन्हें हम सपोर्ट कर सकें। अब आ जाता है रन फॉर फन। रन फॉर फन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करे, फिटनेस के लिए करे, लेकिन कैसे? एक इंटरटेनमेंट में एक इंजॉयबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम उनको मोटिवेट करें कि उन्हें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हम म्यूजिक भी प्ले कर लिया, कई बार हम इसमें कलरफुल ड्रेसेस डाल लेते हैं, कई बार हम साइकिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज ऑन रोड और क्रॉस कंट्री, सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट। इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस नहीं होता। नेक्स्ट है रन फॉर अवेयरनेस। अब यहाँ पे हम रन फॉर अवेयरनेस में अगेन हम अवेयर करना चाहते हैं, बट कुछ हेल्थ प्रॉब्लम बहुत जो सीरियस बन चुका है, ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम को, जैसे कभी एड्स है, स्वाइन है, फ्लू एक्सेट्रा। एक्चुअली ये वो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं जो कई बार एपिडेमिक हो जाती है। तो इसमें हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये कई बार बहुत ही डेडली कंडीशन में पहुंच जाता है। एंड ऑफ कोर्स हम फंड्स भी इकट्ठा कर देते हैं। Run for unity. The purpose of this is to create brotherhood, that thinking among the people, एक create solidarity and sense of oneness among people। ये चीज पीस के लिए बहुत जरूरी है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसको दो तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल्स एंड इंट्राम्यूरल्स। एक्स्ट्रा म्यूरल एक लैटिन वर्ड है, और इस एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द कॉलेज और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के वॉल के बाहर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ इंटर स्कूल कंपटीशन, तो यहाँ पे मोर देन टू स्कूल्स हैं जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो होता क्या है, एक ब्रॉड लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो इसमें लेवल ऑफ फिटनेस है, सोशलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है, प्रोग्रेस इन परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि हम बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी हम खेल रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि वो क्या पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उनका कौन सा पार्ट बहुत स्ट्रांग है, हम उन्हें देख के सीखते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हम एक्सप्लोर करते हैं स्पोर्ट्स को। इंट्राम्यूरल्स का मतलब होता है, ये भी लैटिन वर्ड है, इंट्रा मतलब विद इन द वॉल। जैसे स्कूल अपने अंदर, अपने स्कूल के अंदर हम इंट्रा हाउस कंपटीशन कर लेते हैं, तो वो सारा चीज है अपने विद इन द वॉल, मेन चीज होता है यहाँ पे। अब इसका भी बहुत एडवांटेज है, जब स्कूल में हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे कोच या जो हमारे ट्रेनर हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनको हेल्प मिलती है टू सेलेक्ट द बेस्ट प्लेयर फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल्स। ठीक है, ग्रुप बनाने में फायदा मिलता है। अच्छा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ बच्चों को हम दे सकते हैं, सो दैट वो बाहर जाएंगे तो अच्छा से खेल सकें। गुड हेल्थ, मास पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनकी डेवलप होती है, स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फ स्टीम उनको मिलता है, रिक्रिएशन तो ऑफ कोर्स होता है, राइट। जो एक हिडन टैलेंट है वो भी सामने आता है, और इस तरीके से बच्चे उस गेम के बारे में सीख सकते हैं। इंट्राम्यूरल हमें सपोर्ट करती है एक्स्ट्रा म्यूरल के लिए अच्छे बेस्ट प्लेयर लेना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब कुछ वर्ड्स हैं, ये जो बाई, सीडिंग एंड फिक्चर, जब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फिक्चर्स बताऊंगी तो उसमें एक्चुअली ये यूज होते हैं। अब बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है हम किसी टीम को एग्जाम कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में ना खेलो, डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाइए। क्यों? सो दैट जो उनको उनका कहीं एलिमिनेशन ना हो जाए, अब एलिमिनेशन ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद वो कैसे बाई देते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वो फिक्सचर वाले में मैं आपको बताऊंगी। सीडिंग का मतलब होता है ये भी हम इंटेंशनली किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं,
अगर मैं जनरल सीडिंग दूंगी तो वो नॉर्मली हम स्टार्टिंग फ्यू फर्स्ट राउंड में हम उनको दे रहे हैं, और स्पेशल सीडिंग में तो डायरेक्टली हम क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल में उनकी एंट्री करा देते हैं, सो दैट कि वो शुरू के राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो राउंड है वो खेले ही ना और उनकी एलिमिनेशन ना हो। तो सीडिंग इज हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन गिविंग टू द, सो दैट टू प्रिवेंट द एलिमिनेशन। अब फिक्चर क्या है? फिक्चर वो शेड्यूल है जो हम किसी भी, स्पेशली हम नॉकआउट में बनाते हैं कि उसमें हम कौन सा मैच किसने खेलना है, प्लेयर्स की पेयरिंग कैसी है, वो डेट क्या है, वो सारा कुछ बनाते हैं। और इस फिक्चर को हम टेबुलर फॉर्म में, जो एक फ्लो चार्ट फॉर्म में कैरी करते हैं व्हेन वी गेट द रिजल्ट। सो ये तीनों को हम पार्ट टू में डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं उसमें आपको फिक्चर बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप समझ पाओ कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। सो नेक्स्ट से पहले ये तीनों जो हैं, मैंने इसके नोट्स भी इंस्टा पे डाले हैं, सो दैट आपको इनकी नोट्स भी मिल जाए। सो सेकेंड पार्ट विल बी ऑन फिक्चर्स।